नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रपति में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं आपके साथ जय सलमान। नजर करते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश के 14,000 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भेल दशहरा मैदान में हो रही है। प्रदेश में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने टीचरों को संबोधित करते हुए कहा, आप सब हमारे भांजे भतीजों के गुरु है। शिक्षक नौकर नहीं निर्माता है, आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु है। आप जैसे बच्चों को गढ़ेंगे वैसे बच्चे अपना भविष्य गढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि सांसद रहते मैं एक स्कूल में गया था, वहां मैंने बच्चों से पूछा, बताओ गंगा जी कहाँ से निकलती है? बच्चा बोला विंध्याचल से। मैंने कहा कि गुरुजी से पूछा तो उनका उत्तर था कि साहब 500 में तो गंगा जी विंध्याचल से ही निकलेगी। शिक्षकों का भविष्य ही चौपट हो गया था, वे दूसरों का भविष्य कैसे बनाते? मैंने गुरुजी के नाते आपको प्रणाम किया है। आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। शिक्षक नौकर नहीं निर्माता है। आपका जो काम है वो काम नौकरी का नहीं है। आप भूल जाओ कि आप नौकरी करने वाले शासकीय सेवक हैं। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले हैं। ये दायित्व बहुत बड़ा है। हमारी जिम्मेदारी है कि खुद को इसके अनुरूप गढ़ ले। अंतरात्मा में एक निश्चय कर लो, मैं गुरु हूं और मुझे भविष्य के भारत के लिए बच्चों को तैयार करना है। सीएम ने अपने स्कूल की कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि स्कूल की शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जेत के सरकारी स्कूल में पढ़ा, भोपाल में भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। मेरे गुरुजी श्रद्धेय रतनचंद जैन के पैरों पर सिर रखकर आशीर्वाद हमेशा लेता था। मैं बहुत धीरे पढ़ता था। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा तुम घबरा कर क्यों पढ़ते हो? शब्दों का उच्चारण जोर से करो लेकिन स्पीड धीमी रखो। स्कूल में बाल सभा होती थी। गुरुजी उसमें रामायण का पाठ कराते थे। बच्चे दोहे चौपाई पढ़ते थे। गुरुजी मुझसे भावार्थ पढ़वाते थे। मेरे गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया था, शिवराज मत समझो तुम गांव के किसान के घर पैदा हुए हो तो क्या हुआ, तो क्या कर सकते हो। उन्होंने मेरे दिमाग में भर दिया कि तुम अनंत शक्तियों का भंडार हो, सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद 7वीं कक्षा में मैंने बड़ा आंदोलन कर दिया था। हर बच्चा अनंत शक्तियों का भंडार है। सवाल यह है कि बच्चा अपनी शक्तियों को कैसे प्रकट कर पाता है। अगर बच्चे की शक्तियों का प्रकटीकरण हो जाता है तो वे राधा कृष्णन बन सकता है। सीएम ने शिक्षकों को कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। बच्चों को योग की शिक्षा देकर उन्हें निरोगी बनाने की पहल की जाएगी। बच्चों के पालकों से संवाद का एक सिस्टम भी तैयार किया जाना चाहिए। सीएम बोले, बेटियों के साथ दुराचार की 80% घटनाओं से पहले में परिचित लोगों करते हैं। 5 से 6 सदी ऐसी घटनाओं है जो निकट के रिश्तेदार होते हैं। कई बार मेरी आत्मा रोती है कि पिता ने बेटी के साथ ऐसा कृत्य क्यों किया। सीएम ने संबोधन के बाद 3 शिक्षाविदों भी व्याख्यान के जरिए शिक्षकों को शैक्षणिक पहलुओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। समारोह के पहले सत्र में एमएड गोल्ड मेडलिस्ट और विदेशी भाषा संस्थान से ट्रेड विशारदविद टीजी नियोगी शिक्षकों को अलग अलग विषयों से जुड़ी जानकारी से साझा भी किया गया। मुख्यमंत्री आज अपने भाषण की शुरुआत इन गुरुओं को प्रणाम करके करेगा। लंदन में चोरी हुई लग्जरी बेंटल मेस्टल सेडान कार पाकिस्तान के कराची में मिली कार को सीमा शुल्क प्रवर्तन ने कराची के एक पोश बंगले से 2 सितंबर को बरामद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी एनसीए ने पाकिस्तान के अधिकारियों से इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद छापेमारी की गई थी। कार कई हफ्ते पहले लंदन से चुराई गई थी। कार को यूके के कुछ लोगों ने पाकिस्तानी जमील सफ़ी को बेची थी। दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी करने वाले लोग बेंटले में ट्रेसिंग ट्रैकर को बंद नहीं कर पाए थे। इसी से यूके के अधिकारियों को मदद मिली और उन्होंने एडवांस ट्रेसिंग सिस्टम के जरिए कार की लोकेशन का पता लगा लिया और पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों ने बताया कि चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने कार का पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ उसकी नंबर प्लेट भी बदल दी थी। लेकिन अधिकारियों ने जांच के दौरान देखा कि कार का चेसिस नंबर वही है जो उन्हें यूके के अधिकारियों ने बताया था। उनके कार के डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए लेकिन उनके पास ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले। इसी तरह से चोरी की कार की पोल खुल गई। रैकेट में शामिल लोगों ने पूर्वी यूरोपियन देश के राजनयिक
डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर कार को पाकिस्तान तक पहुंचाया था। वहीं पुलिस रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। गुजरात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह वाघेला ने रविवार को पद से इस्तीफा दे दिया, साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। वाघेला ने राहुल गांधी के गुजरात दौरे से एक दिन पहले पार्टी छोड़ी है। 35 साल के वाघेला इसी साल जनवरी में अध्यक्ष बने थे। वाघेला ने राहुल गांधी को लिखे लेटर में कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश की सेवा करने के बजाय एक परिवार की भक्ति कर रही है। वाघेला के पास MSc की डिग्री है, साथ ही वे मैनेजमेंट में डिप्लोमा होल्डर है। એટલે કે વિશ્વનાથસિંહ વાઘેલાએ આજે પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ પદેથી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે। ખૂબ કારણો છે અને 2004માં કોલેજમાં NSUIના યુનિટથી આ સફર શરૂ કરી હતી અને એવું નહોતું કે એ વખતે સમજણ નથી અને અત્યારે સમજણ હોય એવું। 2004માં જ્યારે અમે ધારો કે 9 12મું ધોરણ પાસ કરીને નીકળ્યા હોય ત્યારે ઇતિહાસની ચોપડીઓમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી વિશે વાંચ્યું હોય। કોંગ્રેસ પાર્ટી આ દેશને આઝાદી અપાઈ, કોંગ્રેસ પાર્ટીના શીર્ષસ્થ નેતાઓ વિશે વાંચ્યું હોય તો આપણને એમ થાય કે કોંગ્રેસ પાર્ટી એક એવું પક્ષ છે જેણે દેશને આઝાદી અપાઈ અને એવા ગૌરવવંતા પક્ષમાં કામ કરીશું તો દેશની પણ સેવા કરી શકીશું। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાયા પછી ધીમે 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 ખબર પડી કે જે કોંગ્રેસ પાર્ટી આ દેશને આઝાદી અપાવી હતી એ કોંગ્રેસ પાર્ટીને તો 1969માં ગળું દબાવીને મારી નાખવામાં આવી। કોંગ્રેસના બે ભાગ જ્યારે થયા હતા ત્યારે જે આઝાદીના લડવૈયાઓ હતા એ સાઈડમાં રહી ગયા અને એક આખી નવી કોંગ્રેસ બની। અત્યારે જે કોંગ્રેસ છે એ છે અને એવું પણ નથી કે આજે ખબર પડી, ઘણા સમયથી ખબર હતી। એ કચવાટ અને મૂંઝવણ સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં કામ કરતા રહ્યા। 2004માં NSUIમાં જોડાયા, વિવિધ પદો પર રહ્યા। ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીજી એક દિવસ ઇન્ચાર્જ થાય છે અને ઓ નિયમ લાવે છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં NSUI ને યુથ કોંગ્રેસમાં જોડાવું હોય તો ચૂંટણી લડવાની। એ વખતે સામાન્ય ઘરમાંથી આવતા હોઈએ ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે કેવી રીતે લડીશું, કેમ કે ચૂંટણીનો ખર્ચાળ હતી અને છે। એક સભ્યના 75 રૂપિયા, યુથ કોંગ્રેસમાં 50 રૂપિયા। પણ હવે જ્યારે તમે એક આખી કારકિર્દી કોલેજ પતાયા પછી છોડી દીધી હોય, હું મારા ફાધર પોલીસ ખાતામાં હતા તો GPSC પાસ કરીને અથવા તો PSI બનીને પણ કારકિર્દી બનાવી શકત, ત્યારે આપણી પાસે ઓપ્શન હતું અને આપણે સેવા કરવા માટે રાજકારણ પસંદ કર્યું ને એમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી પસંદ કરી। એ વખતે ઓપ્શન જ ના રહ્યો। જો હોદ્દો લેવો હોય તો ચૂંટણી લડવી પડે, ચૂંટણી લડવા માટે પૈસા લાવવા પડે। એટલા બધા પૈસા ના હોય તો ઘરેથી લઈએ, મિત્રો પાસેથી લઈએ, કોકની સાથે જોડેલા હોય તો એની પાસેથી લઈએ। કાયમ આનો આ જ પ્રશ્ન। અને મિત્રો આ સાંભળ્યા પછી કહેશે કે કોણ તમને કાગળ લખતું હતું, કોણ તમને કંકોત્રી લખતું હતું ચૂંટણી લડવાની। તમે પરિસ્થિતિ જ એવી કરીને મૂકો, તમે કોઈ ઓપ્શન જ ના રહેવા દો, ચૂંટણી લડ્યા વગર કોઈ પદ ના મળે। એટલે અમારી પાસે કારકિર્દી અમારી છોડ્યા પછી માત્ર એક ઓપ્શન રહેતો હતો કે ચૂંટણીઓ લડવાની। અમે ચૂંટણીઓ લડ્યા। 2010માં અમદાવાદ શહેર NSUIનો પ્રમુખ બન્યો, 2013માં નેશનલ ડેલિગેટ બન્યો, 2016માં યુથ કોંગ્રેસની ચૂંટણીમાં પ્રદેશ મંત્રી બન્યો અને 2021-22ની ચૂંટણીમાં યુથ કોંગ્રેસનો પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યો। એના સિવાય કોઈ ઓપ્શન નહોતો, ચૂંટણી લડવી પડે। ઉંમરના ક્રાઇટેરિયા હતા એટલે સિનિયર કોંગ્રેસમાં જવાય નહીં, કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં કામ કરવું પડે, એના સિવાય ઓપ્શન નહીં। આવી બધી જ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે યુથ કોંગ્રેસની ચૂંટણી લડ્યા ત્યારે 8,40,000 જેટલા મેમ્બર બનાવ્યા આખી ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસે ભેગા મળીને। એક મેમ્બરના 50 રૂપિયા, 4,20,00,000 રૂપિયા ઓનલાઈન ફી વ્હાઇટની। ત્યારબાદ અમે અને મારા ગ્રુપ, મારી સાથે જે જોડાયેલા મિત્રોએ તમામે 3,20,000ની આસપાસ મતદારો બનાવ્યા, એની ફી ભરી। પોલીસ પુત્ર ક્યાંથી પૈસા લાવે પ્રશ્ન તમને થશે, પૈસા નતા। ખૂબ જ દુઃખ સાથે કહેવું, મારા ફાધર ગુજરી ગયા પછી જે પૈસા આવ્યા હતા એ પૈસા પણ ચૂંટણીમાં વાપરી કાઢ્યા, ઓપ્શન નતો। પણ એમ થયું કે ભાઈ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં રાજકારણ આપણે જે કરીએ છીએ કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે જ કરવાનું છે અને મિત્રોના સાથ સહયોગથી ચૂંટણી જીતી પણ ગયા। જીત્યા પછી આપણને આનંદ હતો કે એક સામાન્ય પોલીસવાળાનો દીકરો જો પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસનો પ્રમુખ બન્યો હોય તો કોંગ્રેસ પાર્ટીને એનો ગર્વ થશે। પણ બીજા દિવસથી ખબર પડી કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને એનો ગર્વ નથી। કોંગ્રેસ પાર્ટી તો ઇન્સિક્યોરિટી ફીલ કરવા માંડી છે, મારી સામેનું જૂથ હતું એ કે આ કેવી રીતે ચૂંટણી જીતી ગયો।
અને બીજા દિવસથી સ્ટ્રેટેજી બનાવી કે ફેલ કરી નાખો, આને ચાલવા ના દો, યુથ કોંગ્રેસ ચાલવું ના જોઈએ, ચૂંટણી સિસ્ટમ હોય એટલે કોઈ જિલ્લા પ્રમુખ મારી સાથે હોય, કોઈ મારી સાથે ના હોય, એમને કહી દેવામાં આવે કામ નહીં કરવાનું. સરવાળે વિશ્વનાથને ફેલ કરવામાં યુથ કોંગ્રેસ ફેલ કરી નાખવાની, યુથ કોંગ્રેસની જગ્યાએ કોંગ્રેસ પાર્ટીને ફેલ કરી નાખવાની. અને આ બધી જ પરિસ્થિતિ 18 વર્ષથી જોતા આવ્યા છે 2004 થી. झारखंड में सियासी उठापटक के बीच रायपुर से आज महागठबंधन के सभी विधायक रांची के लिए निकल रहे हैं। कुछ ही देर में सभी विधायक रायपुर में रांची के लिए उड़ान भरेंगे। विधायकों को बसों में बिठाकर रायपुर एयरपोर्ट लाया गया है। रांची में भी सभी विधायकों को बाड़ेबंदी में ही रखा जाएगा। इसके लिए स्टेट गेस्ट हाउस और स्टेट सर्किट हाउस में बुकिंग की गई है। कल सभी विधायक विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशान साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी षड्यंत्रकारी नीतियों में खुद ही फंस जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने में कुछ घंटे बाकी है, सत्र के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने के 10 दिन बाद भी राज्यपाल का कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन राज्य की राजनीति में उथल पुथल मच गई हुई है। सोमवार को विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। इसमें सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। सभी की नजरें राजभवन पर टिकी है ताकि गवर्नर का फैसला आते ही उनके अनुरूप रणनीति बनाई जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संकेत दिया है कि रायपुर से विधायक सोमवार सुबह रांची पहुंचेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगिरी आलम और झामुमो के मुख्य सचेतक नलिन सोरेन ने कहा कि सभी विधायक क्षेत्र में शामिल होंगे। साथ ही यह भी जोड़ा कि कोलकाता केस कांड में फंसे तीनों विधायकों को पार्टी की ओर से सूचना नहीं दी गई है। इधर शनिवार को थैंक्स गिविंग प्रोग्राम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत सारे लोग चारों तरफ से हमें गिराने और कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों के होते हुए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। रायपुर में झारखंड यूपीए के विधायकों के होने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं बचाने वाला कौन होता हूं, वे खुद आए हैं, वे हमारे मेहमान हैं। कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने रविवार को जम्मू में कहा कि वे अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर धर्म का आदमी स्वीकार करे। पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर की आवाम तय करेगी। कांग्रेस से इस्तीफा के बाद ये आज़ादी की पहली रैली है। आज़ाद ने कांग्रेस हाईकमान में से किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मेरी नई पार्टी बनाने में उनमें बौखलाहट है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। आज़ाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत 4 लोगों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप प्रमुख ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी और मनोहर लाल शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। कुल मिलाकर 60 से अधिक नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। माना जा रहा है कि ये सभी लोग आजाद की नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और फायरिंग की। बताया जा रहा है कि आरोपी भाजपा के एक नेता का रिश्तेदार है, जिसने शराब पीने को लेकर बहस शुरू कर दी और फिर अपने दोस्तों के साथ मारपीट कर हवा में फायरिंग कर दी। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि शुक्रवार शाम को 3 युवक रेस्टोरेंट पहुंचे और शराब पीने लगे। मालिक ने तब कहा कि यह एक पारिवारिक रेस्टोरेंट है और शराब की अनुमति नहीं है, तो तीनों नाराज हो गए और चले गए। रात में फिर आए और फायरिंग कर दी। अब पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अभियोजक ने कहा कि आरोपी एक भाजपा नेता का रिश्तेदार है, जिसने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और आग लगाने की धमकी दी। पवन की शिकायत के आधार पर खमरिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए। सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय, और युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी के गाजियाबाद में 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मस्जिद का इमाम और दूसरा फेरिया है। 2 शराबी युवकों ने उसे रोका और उसे पाकिस्तानी और बम विस्फोटक का साजिश करता बताते हुए उनकी हत्या कर दी, जिन्हें स्थानिक लोगों ने बचाया। आरोपियों के नाम सनी और सचिन है। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना मोदी नगर के सोडा इलाके की है। वीडियो में दिख रहे दोनों युवक स्कूटी पर है, वे नशे में हैं। पहले वे एक मस्जिद के इमाम को रोकते हैं, उन्हें पाकिस्तानियों के रूप में मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद फेरिया आता है। दोनों ने उस पर बम विस्फोटक की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों उसे मारपीट करते हैं। 1 सितंबर को शाम 5:30 में अक्सर की नमाज अदा करने के बाद बुढ़ा के सोडा बार पर चल रहा था। 2 स्कूटर पर सवार 2 युवक नशे में थे। शराब पर मुझे गौशाला के पास रोका, मुझे भारत माता की कहा जाता था। उन्होंने मुझे जय और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने नहीं किया तो ऐसा बोलो मुझे मार डालोगे और खेत में फेंक देंगे। मैं डर गया था। मैं गन्ने के खेत में घुस गया, फुरकान को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। यूपी 112 को भी सूचित किया। मुतवल्ली कई लोगों के साथ वहां आया, जिसके साथ मैं चला गया।
तो इस तरह इनाम के पीछे फेरिया को पीटा गया। कपड़े बेचने वाला सदाकत ने कहा कि 1 सितंबर को मैं कपड़े बेचकर लौट रहा था। इस बीच बूढ़ा के सोडा मार्ग पर काफी ट्रैफिक था। मैं रुका था, मैंने पूछा कि क्या चल रहा है। 2 युवक ने मुझे रोका। उन्होंने मुझे पाकिस्तानी समझ लिया। बम विस्फोट की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। मुझसे जय श्री राम, जय भोले जैसे धार्मिक नारे लगाने के लिए कहा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे पीटा गया। मैं हाथ जोड़कर रिहा होने की भीख मांगता रहा, जिसके बाद कुछ लोगों ने आकर मुझे छुड़ा दिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सीएम राइस स्कूल में एक महिला शिक्षक और स्कूल क्लर्क के बीच मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला शिक्षिका ने स्कूल परिसर में सबके सामने लिपिक को थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा। उधर डीईओ ने इस घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज अवमानना के मामले में भगोड़ा व्यवसायी विजय माल्या के खिलाफ सजा का ऐलान कर सकता है। बता दें कि माल्या किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए के अधिक से बैंक ऋण चूक मामले में एक अवमानना मामले में दोषी पाया गया है। उस समय न्यायाधीश रहे यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने 10 मार्च 2022 को माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सजा पर अपना आदेश सुरक्षित रखा लिया था और कहा था कि उनके खिलाफ कार्यवाही गतिरोध पर है। शीर्ष अदालत ने अवमानना कानून और सजा के संबंधित विभिन्न पहलुओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र जयदीप गुप्ता को सुना था और माल्या के वकील अंकुर सहगल को सजा के पहलू पर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि भले ही वकील अंकुर सहगल ने प्रस्तुतियां पेश करने में असमर्थता व्यक्त की है, फिर भी हम उन्हें 15 मार्च 2022 तक एमिकस क्यूरी को एक अग्रिम प्रति के साथ अपना सबमिशन दाखिल करने का एक और अवसर प्रदान करते हैं। माल्या के वकील ने कहा कि हमारा मुवक्किल ब्रिटेन में है और हम अपने मुवक्किल से किसी निर्देश के अभाव में किसी भी तरह की बहस करने में अक्षम हैं। वहीं पीठ ने कहा कि उसे माल्या को व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से पेश होने के कई अवसर दिए गए हैं और यहां तक कि 30 नवंबर 2021 को अपने अंतिम आदेश में विशिष्ट निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली के बाद अब देहरादून पुलिस भी यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कराएगी। कटारिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, मगर वह अंडरग्राउंड बताया जा रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल करने का भी प्रयास कर रही है। 11 जुलाई को देहरादून पुलिस ने बॉबी कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि उसने किमाड़ी मार्ग पर ट्रैफिक रुकावट सड़क पर शराब पी और वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर डाला था। सुर्खियों में आने के लिए किया गया ये काम उस पर भारी पड़ गया। पुलिस ने उसे बुलाने का प्रयास किया, मगर वे देहरादून नहीं आया। इस पर उसके खिलाफ गैर जमावटी वारंट हासिल कर गिरफ्तारी के लिए बंदिशी दी जाने लगी। इससे पहले पुलिस को आशंका थी कि वे विदेश भाग सकता है, तो उसके पासपोर्ट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट में सिगरेट पीने के मामले में दर्ज मुकदमे के तहत उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। अब देहरादून के मामले में भी पुलिस कप्तान दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि जल्द कटारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कराएंगे। इस संबंध में तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। 1-2 दिन में प्रक्रिया पूरी होते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। अब देहरादून के मामले में भी पुलिस कप्तान दलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि जल्द कटारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कराएंगे। इस संबंध में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 1-2 दिन में प्रक्रिया पूरी होते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के 15,000 से करीब शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दशहरा मेल मैदान पर एकत्रित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी शिक्षकों को झुककर प्रणाम किया। सीएम बोले कि आपको गुरु होने के नाते प्रणाम किया है। आप कर्मचारी नहीं, आप देश के बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले हैं। सीएम ने कहा कि आप ही देश का भविष्य गढ़ेंगे, आप नौकर नहीं निर्माता है। उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो नौकरी नहीं है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको भारत के लिए बच्चों को तैयार करना है। सीएम ने कहा कि मैं अपने गुरु के पैरों पर सिर रख कर आशीर्वाद लेता था। मैं जो कुछ हूं
आज मैं बाकी बच्चों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शिवराज जो कुछ है वो अपने गुरु के कारण है, अपने गुरु के कारण। उनने मेरे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया कि तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडारो, अपने आप को छोटा बालक मत मानो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो, कुछ करने का सोचो। कुछ बड़ा करने का भाव मेरे अंदर भरा तो मेरे गुरु ने। सचमुच में हर बच्चा अनंत शक्तियों का भंडार है, भगवान ने किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया, क्षमता सब में है। सवाल यह है कि उसको प्रकट वो कैसे कर पाता है। अगर गुरु ठीक मिल जाए तो बच्चे की क्षमता का प्रकटीकरण हो जाता है और वो डॉक्टर राधाकृष्णन, बाबा साहब अंबेडकर, एक नहीं अनेकों महापुरुषों जैसा बन जाता है। हर बच्चे में क्षमता है और कई शिक्षक अपने ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों के चमत्कार कर रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 17वें से 5वें नंबर पे आ गए, सरकारी में 3रे नंबर पे, और मुझे विश्वास है आप सबके प्रयास से हम पहले नंबर पर भी शिक्षा में पहुंचेंगे। मनमोहन विश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी, ब्लॉक नरसिंहगढ़, सीखने का आनंददायी माहौल उन्होंने खड़ा किया। बच्चे स्कूल आने मचलते हैं, भगते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी से जोड़कर आईसीटी के माध्यम से शिक्षण उन्होंने शुरू किया, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप की और जनता के सहयोग से स्कूल को बदल के रख दिया। पेन, कॉपी, रजिस्टर, कंप्यूटर, टी गार्ड सबकी व्यवस्था कर ली। शिक्षक हो तो ऐसे हो जो स्कूल बदल देते हैं, बच्चों को बदल के रख देते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए। सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान
के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, बोल उठा ये जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। और एक बात नजर करते हैं आगे की खबरों पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बाल आश्रय और प्रक्षेपण गृहों में बच्चों को खाने में अंडा और चिकन देने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा, इसे किसी भी हालत में चलने नहीं देंगे, इसकी किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। इस विषय में भ्रम की स्थिति है, इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है और इस तरह की बात को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। खास बात तो यह है कि इस संबंध में विभाग की तरफ से बाल आश्रय और संप्रेक्षण गृहों में अंडा और चिकन परोसने की अधिक सूचना भी 25 अगस्त को जारी हो गई है, जिसमें प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान को बताए अनुसार सुझाए गए न्यूनतम पोषण मानक और आहार पैमाने को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसकी सूची के अनुसार खाद्य पदार्थों में सप्ताह में एक बार 115 चिकन और सप्ताह में 4 दिन अंडे के अलावा खाद्य पदार्थ जैसे दाल, राजमा, चना, दूध और सब्जियां शामिल है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर सरकार के नोटिफिकेशन और गृह मंत्री के बयान पर तंज कसा है। सलूजा ने कहा है कि इस मामले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आमने सामने हैं, अब किसका फंडा चलेगा। शिवराज सिंह के अधिक रहने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 25 अगस्त को ही किसानों को अंडा चिकन देने का गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है। गृह मंत्री ऐसे किसी निर्णय से मना कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को चेतावते हुए कहा है कि वे पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल बंद कर दें। इसके बावजूद अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं के गुस्सों का शिकार होना पड़ेगा। उत्तरी कोलकाता में एक बैठक को संबोधित करते हुए टीएमसी सांसद ने कहा, विपक्षी दल भाजपा, कांग्रेस और माकपा अगर पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को निशाना बनाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अगर वे टीएमसी के सभी नेताओं को चोर कहते हैं तो उन्हें आपत्ति है। सौगत रॉय ने कहा कि अगर विपक्ष ममता बनर्जी को चोरों की रानी कहता है तो उसके अपनी पीठ पर एक जोरदार गुस्से के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार की रानी कहते हैं तो आप नहीं जानते कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में कैसी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि जब लोग उग्र हो जाते हैं तो अगल तरह के प्रतिक्रिया देते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब सांसद सौगत रॉय ने विवादित बयान दिया। इसके पहले भी विपक्षी हमले के नाराज सौगत रॉय ने ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वे आलोचकों की खाल से अपने जूते बनवाएंगे। इस बयान के बाद राज्य में सियासी भूचाल आ गया था। नर्मदापुरम के इटारसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने करणी सेना के नगर मंत्री की हत्या कर दी। 3 बदमाशों ने मिलकर सूरजगंज रोड पर रोहित सिंह राजपूत और उनके दोस्त सचिन पटेल पर चाकू से हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त हत्या हो रही थी उस वक्त बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। इनमें से किसी ने बीच बचाव नहीं किया। एक शख्स ने इस हत्याकांड का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे बनी थी। रोहित मुख्य बाजार में अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस बीच 3 लड़के बाइक से वहां पहुंचे और दोनों से विवाद करने लगे। अचानक उनके बीच विवाद बढ़ा और एक बदमाश ने चाकू निकालकर रोहित की जांघ में घोंप दिया। आरोपी
उन पर लगातार वार करता रहा। ये देख उनका दोस्त उन्हें बचाने पहुंचा तो बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया। वहां खड़े लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त गंभीर है। इटारसी थाना टीआई आरएस चौहान ने बताया कि करनी सेना के नगर मंत्री रोहित सिंह राजपूत की हत्या के पीछे कोई पुराना विवाद है। हत्या का मुख्य आरोपी रानू उर्फे राहुल पिता फुल सिंह ठाकुर उत्तरी बंगलिया इटारसी का रहने वाला है। उसका और राहुल का पुराना विवाद चल रहा था। उसी को लेकर रानू दोस्तों के साथ रोहित को मारने पहुंचा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हत्याकांड की रात की गिरफ्तारी कर लिया था। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि झगड़ा अचानक हुआ और उन्होंने रोहित को उसके दोस्त को चाकू मार दिए। इसमें रोहित की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक और वाद दाखिल किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहां वाद दाखिल किया गया है, जिनमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया है, जिसके साथ भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं और कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख 15 सितंबर लगा दी है। बदायूं जिले सदर कोतवाल क्षेत्र के मोहल्ला सोथा के जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। इसे लेकर सिविल जज के यहां पर वाद दायर किया गया है। यह वाद मुकेश पटेल, जो हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक है, उन्होंने कोर्ट में कई साक्ष्य उपाध्यक्ष कराते हुए प्रस्तुत किया है, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अब इस केस की सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है। वहीं कोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। वहीं मस्जिद और मंदिर के मामले पर एडवोकेट वेद प्रकाश साहू ने कहा कि हमारा मुकदमा भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल हुआ, जिसमें 15 सितंबर सुनवाई की तिथि लगाई गई। वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कराई जाने वाली पुस्तक में दिए गए इतिहास में भी इस तथ्य के होने का तर्क रखा है। वही देश पर आक्रमण करने वाले राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारियां समेत कई अन्य तथ्य प्रेक्षित किए हैं। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील अनवर खान का कहना है कि यह कभी शिव मंदिर नहीं था, यह हमेशा से जामा मस्जिद है, इसका अस्तित्व नहीं है और कोई कागज दाखिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को इतिहास की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा, जबकि ये गुलाम वंश के राजा शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बनवाई है। गजेटियर दाखिल किया गया है कि गजेटियर अभी पढ़ा नहीं है। इसमें इतना जरूर लिखा है कि तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये नहीं लिखा है कि मंदिर था। इनमें प्राइमरी ऑब्जेक्शन कर दिया है। 15 सितंबर की तारीख लगी हुई है। रायबरेली के बचरावा के पूर्व भाजपा विधायक राम नरेश रावत का दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह लीवर संबंधित बीमारी से काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बाराबंकी के मूल निवासी राम नरेश रावत ने पिछला विधानसभा चुनाव रायबरेली की बचरावा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीता था। इस बार उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया। यह सीट भाजपा अपना दल गठबंधन के खाते में चली गई थी। टिकट न मिलने के बावजूद राम नरेश रावत क्षेत्र में सक्रिय रहे और भाजपा का फिर आम लोगों के यहां होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करते रहे। पूर्व विधायक के निधन पर बछरावा में ही नहीं जिले में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को रामपुर दौरे पर पहुंचे थे। यहां उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा। यहां उन्होंने रामपुर के पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवश्यक भवनों के बारे में जानकारी हासिल की। इससे पहले रामपुर के राजकीय बाल गृह में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में लगभग 3 घंटे रुकेंगे। इस दौरान वे फिजिकल कॉलेज के मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान लगभग 72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बिजनौर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन महात्मा विदुर
सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक की। इस दौरान डाक बंगले में सीएम योगी ने पौधारोपण भी किया। इसके बाद सीएम योगी निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। बोले धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए। सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां होके हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय, और युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। एक बार नजर करते हैं आगे के सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ सहित 7 जिले 28,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। सरकार का दावा है कि SCR संतुलित और समावेशी विकास का मॉडल बनेगा। इसके लिए एक सप्ताह में कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और आवास एवं शहरी नियोजक विभाग के ऊपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 कमेटियां गठित की जाएगी। देश में पहली बार किसी राज्य में गठित होने जा रहे राज्य राजधानी क्षेत्र का लखनऊ
पर बढ़ती जनसंख्या से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, अनियोजित व क्षेत्र विशेष का विकास जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। सरकार का दावा है कि SCR स्थिरता, स्वास्थ्य, देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवंतता सूचकांक में अपनी खास जगह बनाने वाला होगा। दावे के अनुसार SCR आम आदमी को ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर विश्वस्तरीय एहसास कराने वाला होगा। इससे लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर व कानपुर देहात को शामिल किया जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय विस्तृत कार्य योजना तैयार होने के बाद हो सकता है। SCR के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव पर प्रमुख सचिव शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता वाली कमेटी में लखनऊ, कानपुर और अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। कमेटियों का काम क्षेत्रीय योजना कार्यक्रम तैयार करना, सभी जनपदों के लिए परियोजनाओं को निर्धारण, क्रियावंश व अनुश्रवण, परियोजनाओं का चयन व अनुमोदन, विकास के लिए प्राथमिकता प्रदान करना व जरूरी सहायता उपलब्ध करना और वित्तीय प्रबंधन करना होगा। इसके अलावा हाई पावर कमेटी SCR के विस्तार के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श भी दे सकेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। हालांकि इस बार वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 50 तक समेटने के अपने बयान से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कर रहा हूं कि अगर सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो जाए तो मिलकर चुनाव लड़े तो भारी सफलता हासिल होगी। मैं किसी भी संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। इसके पहले नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में संबोधित किया था। यहां उन्होंने कहा था कि वे जिस एकजुट विपक्ष पर काम कर रहे हैं वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देगा। हम भाजपा को 2024 में 50 सीटों पर ही समेट सकते हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री 5 सितंबर को दिल्ली पहुंच सकते हैं। यहां 3 दिनों तक कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड वे से सांसद राहुल गांधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि यदि सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ते हैं तो भाजपा को लगभग 50 सीटों तक समेट लिया जाएगा। मैं खुद को उस अभियान के लिए समर्पित कर रहा हूं। नीतीश कुमार अपने इन्हीं राजनीतिक प्रयासों के तहत 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। लगभग 3 दशक तक भाजपा के सहयोगी रहे दिग्गज नेता ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा राज्य में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगी। हमें पंचायत के स्तर पर निगरानी रखकर उन्हें उनके मंसूबों को नाकाम करना होगा। शनिवार को शुरू हुई जदयू की राज्य व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से 2024 की सियासत को लेकर कई इशारे किए जा रहे हैं। जदयू प्रदेश कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र पर हमला करते हुए पोस्ट चारों तरफ लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। तापमान में भी अस्थिरता बनी हुई है। 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र रिपोर्ट कर रही है कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के चंबल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर तथा रीवा, जबलपुर, सागर, शहडोल, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं नर्मदापुरम संभागों के जिलों में कहीं वर्षा दर्ज की गई है। बांडेर मनसा में 5, सबलगढ़, श्योपुर में 4, बिरसीपुर, शामगढ़, इंदौर, भीमपुर, मिहोन में 3 और अमरकंटक, निवाड़ी, जवा और सिरोज में 2 सेमी तक पानी गिरा है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान कर रहा है कि रीवा, सडलहोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 4 सितंबर को अहमदाबाद नगर निगम के लोक से बनाए गए 4 और स्मार्ट स्कूलों को लोकार्पण किया। इन 4 स्मार्ट स्कूलों को अहमदाबाद नगर निगम द्वारा बनाया गया है। स्कूल को जनता को समर्पित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के विश्व स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विजन को
आगे बढ़ाने का गुजरात सरकार बखूबी काम कर रही है। इस कार्य में स्थानीय निकाय की अहम भूमिका रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्व स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विजन को आगे बढ़ाते हुए अहमदाबाद नगर निगम व एनपीएसएस द्वारा लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बने स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि इन स्मार्ट स्कूलों में बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जो उन्हें समग्र विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। शाह ने कहा कि चाहे गुजरात सीएम रहते हुए अपनी दूरदर्शिता और नीतियों से छात्रों की ड्रॉप आउट दर कम करना हो या प्रधानमंत्री के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश को एक अभूतपूर्व शिक्षा मॉडल देना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के अपने संकल्प को जमीन पर चरितार्थ किया है। शाह ने कहा कि अहमदाबाद शहर में 22 अनुपम स्मार्ट स्कूल पूरे हो चुके हैं और आज 4 स्कूल और शुरू हो गए हैं। इससे 3200 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत के समुद्री हितों की चर्चा करते समय हिंद महासागर के बारे में बात करना और प्रशांत महासागर के बारे में बात न करना सोच की एक सीमा को दर्शाता है और भारत को इस ऐतिहासिक सोच से परे जाना चाहिए। जयशंकर की किताब द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड के गुजराती अनुवाद का विमोचन करने के लिए समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा वे विचार कि भारत को अन्य देशों के मुद्दों के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक तरह की हठ धार्मिकता है जिसे बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत को आत्मविश्वास दिखाना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी हमारी आदतों के कारण है जो हमें बांधती रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को एंगेज करना, चीन को मैनेज करना, रूस को आश्वस्त करना भारत की विदेश नीति में सबका साथ सबका विकास है। जयशंकर ने कहा अब तक जब भी हम महासागरों के बारे में सोचते हैं, हम हिंद महासागर के बारे में सोचते हैं, हम हमारी सोच की सीमा में है कि जब भी हम समुद्री हित के बारे में बात करते हैं तो हम हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारा 50% से ज्यादा व्यापार पूर्वक की ओर और प्रशांत महासागर की ओर जाता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच की रेखा केवल मानचित्र एटलस पर मौजूद है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी सोच में ऐतिहासिक रेखाओं से परे जाना चाहिए। हिंद महासागर दुनिया में चल रही एक नई रणनीतिक अवधारणा है। इन अपनी पुस्तक के एक अध्याय के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह तथ्य कि हमें दुनिया में दूसरों की समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए एक तरह की हठ धर्मिता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।